दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक परीक्षा दर्शन सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। तो आज हमारी 19वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आपको उसकी लिंक हमारे जो यूट्यूब वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो हमने बात की थी दोस्तों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। तो हमने कुमाऊं का चंद वंश स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पर आत्मचंद के बारे में बात की, पूर्णचंद के बारे में बात की, फिर इसका इंद्रचंद के बारे में बात की, जो चौथा चौथा शासक था किसका, कुमाऊं चंद वंश का। ठीक है। तो यहाँ पे इसने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का काम शुरू किया था। ठीक है। इंद्रचंद के बाद क्या होता है, इंद्रचंद के उत्तराधिकारी। ठीक है। तो इंद्रचंद के बाद कौन बनता है यहाँ पे, इंद्रचंद के बाद जो राजा बनते हैं, जैसे आपको यहाँ पे राजा बनते हैं संसार चंद। कौन, संसार चंद। संसार चंद हो गए, संसार चंद, सुधा चंद। ठीक है। सुधा चंद, सुधा चंद। सुधा चंद के बाद कौन होते हैं, आपका हरिचंद। हरिचंद। ठीक है। तो ये राजा बनते हैं। तो इनका यहाँ पे क्या, इनके इतिहास की जानकारी मिलती नहीं है। तो उसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो होते हैं वीणाचंद। तो वीणाचंद से यहाँ पे जो हमें जानकारी मिली है, वीणाचंद से हमें जानकारी मिलती है कि जो वीणाचंद है, जो वीणाचंद है, ये एक विलासी राजा थे। क्या थे, ये एक विलासी राजा थे। कौन थे, एक विलासी राजा थे। यानी कि इनको अपने मतलब जो शासन राज्य है, राज्य की कोई चिंता नहीं थी इनको। नशा करना था या फिर नृत्य देखने के शौकीन थे, तो वही करते थे। तो जिस कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पर खस राजा होते हैं, खस राजाओं को एक मौका मिल जाता है क्या करने का, यहाँ पे अपना अधिकार जमाने का वीणाचंद के टाइम में। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जो खस राजा होते हैं, कौन, जो खस राजा होते हैं वो पराजित करते हैं। ठीक है। जिसको खस राजाओं ने पराजित किया, यहाँ पर आप लिख देना, खस राजाओं ने पराजित किया। ठीक है। तो एक विलासी राजा था। तो विलासी राजा होने के कारण इसको अपने मतलब राज्य पर इसको पता ही नहीं था कि राज्य में चल क्या रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो खस राजा है, एक खस राजा ने इसे क्या किया, पराजित किया। तो इसके बाद जो अगली जानकारी हमें मिलती है वो किसके बारे में मिलती है, वो मिलती है हमें वीरचंद के बारे में। तो अगले राजा कौन बनते हैं, वीरचंद। तो यहाँ पे आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है वीरचंद। तो वीरचंद के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो वीरचंद है, वीरचंद ने क्या किया दोस्तों, इनने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य कब्जा किया। ठीक है। इनने क्या किया, खस राजाओं को हराया। खस राजाओं को क्या किया इसने, हराया। खस राजाओं को हराया और पुनः राज्य पर कब्जा, पुनः राज्य पर कब्जा किया उसने। ठीक है। तो यहां से इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो इसने खस राजाओं को हराया। और जब अशोक चंद्र के समय चंद्र शासक कौन था, यानी कि जो ब्रिटिश शासक है, अशोक चंद्र के समय चंद्र शासक कौन था, तो ये क्या है दोस्तों, अशोक चंद्र, अशोक चंद्र के समय चंद्र शासक, अशोक चंद्र के समय चंद्र शासक कौन था, वीरचंद। ठीक है। तो जो ये अशोक चंद्र है, अशोक चंद्र है कौन, ठीक है। तो जो अशोक चंद्र है, अगर हम बात करते हैं अशोक चंद्र की, बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, अशोक चंद्र की। तो अशोक चंद्र है कौन, तो अशोक चंद्र क्या है, डोटी राजा है, जिसने क्या किया था, कामादेश यानी कि जो काली कुमाऊं है, काली कुमाऊं आपको पता होगा कि जो चंपावत का भाग है वो काली कुमाऊं, और जो केदार भूमि पर है, एक्चुअली कत्यूरी राज के कुछ भागों को क्या कर लिया था इसने, अपने अधीन कर लिया। ठीक है। तो जो अशोक चंद्र है, ये एक कौन है, ये एक डोटी राजा है, एक डोटी राजा है, जिसने कहां पर आक्रमण करा, इसने आक्रमण किया कहां पे, आपका काली कुमाऊं, कहां पे, काली कुमाऊं यानी कि वर्तमान चंपावत, काली कुमाऊं, और कहां पे, केदार भूमि में, कहां पे, केदार भूमि में इसने क्या किया, आक्रमण किया। तब यहाँ पे कत्यूरी शासन था, जब इसने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इनका एक, इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जो अशोक चंद्र ने आक्रमण किया था इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अशोक चंद्र ने जो यहाँ पर आक्रमण किया इसकी जानकारी हमें मिलती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से।
कहां से मिलती है? 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ठीक है, एक लेख मिला है 1191 ईस्वी का एक लेख मिला है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, जिससे हमें क्या मिलती है? अशोक चंद्र के आक्रमण की जानकारी। किसकी जानकारी? आक्रमण की जानकारी। तो यहां पर लिखना है आपको आक्रमण, आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। ठीक है। और इनका एक सामंत था, सामंत कौन था? इनका एक सामंत था पुरुषोत्तम सिंह। कौन था? पुरुषोत्तम सिंह, पुरुषोत्तम सिंह। ठीक है, ये कौन था? ये अशोक चंद्र का कौन था? ये था दोस्तों सामंत। ठीक है, यानी कि सामंत वो लोग होते थे ना जो किसी अधिपति यानी कि किसी अन्य राजाओं के अंदर क्या होते थे? शासन कर रहे होते। तो जो पुरुषोत्तम पंत है, तो पुरुषोत्तम पंत का एक लेख प्राप्त होता है। ठीक है, पुरुषोत्तम पंत का एक लेख प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम पंत के कौन से लेख से? बोध गया अभिलेख से। बोध गया शिलालेख, बोध गया शिलालेख से हमें एक जानकारी मिलती है। ठीक है, बोध गया शिलालेख में अशोक चल्ल को, किसको? अशोक चल्ल को क्या कहा गया है? खस देश का, खस देश का राजाधिराज कहा गया है। खस देश का राजा धिराज कहा गया है। इसमें बोध गया शिलालेख में। ठीक है, और पुरुषोत्तम सिंह का एक बोध गया जो अभिलेख है, इससे हमें पता चलता है कि जो कादू कुमाऊं है उस पर अशोक चंद्र के सामंत जो पुरुषोत्तम सिंह है के वंशजों का यहाँ पे क्या था? शासन था। ठीक है, और यहाँ से अशोक चंद्र से एक प्रश्न आता है, कहाँ का निवासी था? ठीक है, ये कहाँ का निवासी था? ये एक क्या था? डोटी राजा था। और ये कहाँ का निवासी था? ये दुल्लू का निवासी था। कहाँ का? ये था दोस्तों आपका दुल्लू का निवासी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नेपाल के दुल्लू का निवासी, नेपाल के दुल्लू का निवासी था। ठीक हो गया। तो अशोक चंद्र से यहाँ पे इतने सारे प्रश्न बनते हैं। और एक इसमें एक और प्रश्न ऐड कर लेना आपको, ये कौन से कुल का था? ये बैराठ कुल का था। ठीक है, तो इसका अगर कुल के बारे में किस कुल का था, तो ये बैराठ कुल का था। ये भी प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये टुल्लू का निवासी है और ये बैराठ कुल का है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि जो अशोक चंद्र है, अशोक चंद्र के यहाँ पे आप बोलो कि यार उत्तराखंड पर आक्रमण करने की तिथि क्या है? 1191 की तिथि है। ठीक है, जिस समय 1191 का जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, इसकी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक हो गया। तो अशोक चंद्र के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है फिर अशोक चंद्र के बाद? कराचंद देव। ठीक है, जो एक कराचंद देव है, ये भी क्या है? एक डोटी राजा है। ठीक है, एक डोटी राजा है। तो जो कराचंद देव है, इसने क्या किया? 1223 ईस्वी में उत्तराखंड पर आक्रमण किया। आपको लिखना है यहाँ पे 1223 ईस्वी में उत्तराखंड में आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, और हमें जानकारी कहां से मिलती है? हमें दोस्तों जो जानकारी है ये कहां से मिलती है इसके बारे में कि इसने यहाँ पे आक्रमण किया था? तो जानकारी के जो स्रोत है, जानकारी हमें मिलती है बालेश्वर, बालेश्वर मंदिर के लेख से। कौन से मंदिर से? बालेश्वर मंदिर के लेख से। बालेश्वर मंदिर के लेख से। और ये बालेश्वर मंदिर का है, ये चंपावत में है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर के लेख से हमें जानकारी मिली है, जिसमें जो बालेश्वर मंदिर का लेख है, इसमें क्या 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 जानकारी मिलती है? इसमें दोस्तों किस बात की जानकारी मिलती है? जो बालेश्वर मंदिर का लेख है, इसमें हमें जानकारी मिली है कि जो इसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम का उल्लेख है। 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख
राजाओं का उल्लेख है, जिसमें से जिसमें तीन जिसमें तीन कौन थे, जिसमें तीन चंद्रवंशीय थे। चंद्रवंशीय मांडलिकों के नाम, चंद्रवंशीय मांडलिकों के नाम थे। ठीक है, तो इनका एक और यहाँ पर हमें और क्या जानकारी मिलती है, और हमें एक और जानकारी मिलती है कि जो एक वास्तव ताम्रपत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट में डाल देना, आप यहाँ पे आप नोट में डाल देना, स्टार लगा के नोट में डाल देना। जो वास्तव ताम्रपत्र है, जो वास्तव ताम्रपत्र है, ये कहाँ का है? यह है आपका पिथौरागढ़ का। वास्तव ताम्रपत्र का है पिथौरागढ़। ठीक है, वास्तव ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में है। तो यहां से हमें जानकारी क्या मिलती है? तो यहां से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, है इनका अधिपति कौन था? शक्तिवन था, जो कि कहाँ का था? नेपाल का था। ठीक है, तो जो वास्तव ताम्रपत्र है, यहाँ से हमें क्या जानकारी मिली? यहाँ से हमें जानकारी मिली मुगल छापा नामक एक राजा का। छापा, मुगल छापा नामक मांडलिक का उल्लेख, नामक मांडलिक का उल्लेख, मांडलिक तो उल्लेख मिला है। इसका मुगल छापा का अधिपति था, जिनका उल्लेख, और इनका अधिपति कौन था? इनका अधिपति कौन था दोस्तों? शक्तिवन था। कौन था? शक्तिवन। शक्तिवन जो कहता था, जो नेपाल का था। ठीक है, नेपाल का था। हो सकता है प्रश्न बन जाए कि मुगल छापा किस राजा के अधीन का मतलब शासन कर रहा था, या फिर इसका अधिपति कौन था। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। ठीक होगा। तो यहाँ पे हमने बात की इंद्रचंद के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा डोटी राजाओं के बारे में यहाँ पे इसलिए उल्लेख किया, क्योंकि जब यहाँ पर शासनकाल चल रहा था किसका? इंद्रचंद का। तो उसके बाद यहाँ पे अशोक चंद्र भी इसी टाइम के थे। इसके बाद जो आपका क्राचले देव आए। क्या होता है, 1206 में किसकी मृत्यु हो जाती है? इंद्रचंद की मृत्यु हो जाती है। तो 1206 के बाद क्या होता है, यहाँ पे वीरचंद का, सॉरी, वीरचंद की मृत्यु हो जाती है 1206 में। इंद्रचंद गलत बोल दिया मैंने, वीरचंद की मृत्यु हो जाती है। तो वीरचंद की मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन बनता है? नरचंद बनता है। ठीक है, जो नरचंद बनता है, और फिर नरचंद के बाद यहाँ पर कौन बनता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो अगला चंद्र शासक है वो है आपका थोहरचंद। कौन है? थोहरचंद। थोहरचंद। तो थोहरचंद के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? यहाँ से किस टाइप के प्रश्न आते हैं? जो थोहरचंद है, थोहरचंद से आपको कोई ज्यादा जानकारी, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा प्रश्न नहीं आते। पर हाँ, ये 23वां शासक था। आपको याद रखना है, ये 23वां शासक था। ठीक है, ये 23वां शासक था। और जो हर्षदेव जोशी है, ठीक है, आपको मैं बता दूं, हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक, चंद्रवंश का संस्थापक, चंद्रवंश का संस्थापक किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने आपको तो सोमचंद नाम बताया था, तो एक और चंद्रवंश का संस्थापक अगर पूछता है तो हम क्या टिक लगाए? तो जो आयोग है, वो आयोग जो है वो सोमचंद, जो सोमचंद है इसको ही आंसर मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर्षदेव जोशी है, ये चंद्रवंश का संस्थापक चंद्रवंश का जो संस्थापक वो थोरचंद को मानते हैं। लेकिन जो आयोग है वो सोमचंद को ही उत्तर मानता है, क्योंकि थोरचंद जो है चंद्रवंश का 23वां शासक है। तो कैसे चंद्रवंश का संस्थापक हो सकता है? ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। यहाँ पे थोड़ा बुक रिलेटेड प्रश्न है। एक है आपकी बुक है रिपोर्ट ऑन गढ़वाल, गढ़वाल, गढ़वाल एंड, सॉरी, कुमाऊं गढ़वाल है। बुक का नाम था, मैंने गलत लिख दिया। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ये किसकी बुक है? ये बुक है दोस्तों, ये बुक किसकी है? ये बुक है आपका डब्ल्यू फ्रेजर की। ठीक है, किसकी? डब्ल्यू फ्रेजर की बुक है। ठीक है, और एक और बुक आती है, एक बुक आती है किंगडम, किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल किसकी बुक है? ये बुक है आपका
फ्रांसिस हैमिल्टन की, किसकी? फ्रांसिस हैमिल्टन की। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे बुक का नाम आ जाए, तो आपको मैं वो चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो इसका उत्तराधिकारी, अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसका जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी बनता है आपका कौन? कल्याण चंद्र। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी कल्याण चंद्र प्रथम, कल्याण चंद्र प्रथम। ठीक है, तो जो थॉर चंद्र है, थॉर चंद्र के बाद कल्याण चंद्र प्रथम है, इसका उत्तराधिकारी बनता है। और कौन बनता है? इनके बारे में ज्यादा उल्लेख है नहीं। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा उल्लेख है नहीं। कल्याण चंद्र प्रथम बनता है, फिर त्रिलोक चंद्र बनता है, कौन बनता है? त्रिलोक चंद्र बनता है। त्रिलोक चंद्र के बाद यहाँ पर कौन? त्रिलोक चंद्र से, हाँ, त्रिलोक चंद्र से एक प्रश्न आता है कि जो छगता छगाता परगना है, छगाता परगना जो कहा था है कि नेपाल का एक, सॉरी नेपाल बोल रहा हूँ, नैनीताल में एक एरिया पड़ता है। ठीक है, अगर आप हल्द्वानी आते हो ना, हल्द्वानी के आप गोलाबाग साइड जाओगे तो एक छकाता परगना पड़ता है। तो छकाता परगना जीता था किसने? त्रिलोक चंद्र ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, जो त्रिलोक चंद्र है, त्रिलोक चंद्र ने क्या किया था? छकाता परगना जीता। ठीक है, छकाता परगना जीता और भीमताल में किले का निर्माण करवाया। भीमताल में किले का निर्माण करवाया, किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और जो त्रिलोक चंद्र है दोस्तों, त्रिलोक चंद्र के बाद कौन बनता है? अभय चंद्र शासक क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है, अगला जो शासक बनता है कौन बनता है? अभय चंद्र बनता है। अभय चंद्र, अभय चंद्र। ठीक है, तो अभय चंद्र के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मिलती है। अभय चंद्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अभय चंद्र के बारे में जानकारी यह मिलती है कि अभय चंद्र वो पहला शासक था जिसका जो प्रमाण है, प्रमाणिक जो सूचना है, उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जो अभय चंद्र है, जो इसकी जो प्रामाणिक सूचना है, क्या है? प्रामाणिक जो सूचना है, स्वयं के अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, स्वयं के अभिलेखों से, स्वयं के अभिलेखों से। और इसके बाद में क्या होता है? अभय चंद्र के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? कर्मचंद बनता है। अगला शासक कौन बनता है दोस्तों? कर्मचंद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे अभय चंद्र के बाद कौन बनता है? अभय चंद्र के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है आपका कर्मचंद। ठीक है, जो कर्मचंद है, कौन? जो ये आपका कर्मचंद दोस्तों, कर्मचंद 1 वर्ष शासन करने के बाद क्या होता है? 1 वर्ष शासन करने के बाद ये कहा चला जाता है कि मणकोटी राजा के पास चला जाता है, जिसके पश्चात यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद, कौन? जो चंद्र शासक है, गरुड़ ज्ञानचंद क्या होता है? उत्तराधिकारी बनता है, मतलब यहाँ पे राजा बनता है, शासन करने लगता है। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद। तो यहाँ से दोस्तों, जो गरुड़ ज्ञानचंद से आप क्या होगा? यहाँ से चंद्रवंश का जो इतिहास है वो, मतलब एक अभी तक क्या था? एक घुसर इतिहास था। ठीक है, जहाँ पे किन्हीं राजाओं के बारे में पता चल रहा था, कुछ राजा थे जिनके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब यहाँ से गरुड़ ज्ञानचंद के बाद से दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो इतिहास है, इतिहास की यहाँ पे क्या होती है? जानकारी मिलने लगती है। ठीक है, तो अगला जो राजा बनता है वो कौन बनता है? गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो गरुड़ ज्ञानचंद की तरफ से, मतलब अगर गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो गरुड़ ज्ञानचंद से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न यहाँ पे आते हैं? जो गरुड़ ज्ञानचंद है, इससे एक प्रश्न आता है। ये पहला तो यही है कि हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि कौन से नंबर का शासक है, तो ये 29वां शासक है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया थॉर चंद कौन सा शासक था, देखो। तो हमने थॉर चंद के बारे में बात की, 23वां शासक था। उसके बाद में यहाँ पे 3-4 शासकों के नामों का उल्लेख मिला। ठीक है, तो जो 29वां शासक बनता है, 29वां शासक कौन बनता है? गरुड़ गरुड़ ज्ञानचंद बनता है। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, यानी कि इसके शासनकाल की बात करें, तो दोस्तों
इसका जो शासन काल है 1375 से लेके 1420 ईस्वी तक है। 1375 है ईस्वी से 1420 ईस्वी तक। ठीक है, 1475 ईस्वी से कब तक है? 1420 ईस्वी तक। और यहां से प्रश्न बनता है कि कौन वह पहला चंद्र शासक कौन है जो दिल्ली दरबार गया था? ठीक है, पहला चंद्र शासक, फर्स्ट चंद्र शासक है जो दिल्ली दरबार गया, जो दिल्ली दरबार गया, दिल्ली दरबार गया। जब ये दिल्ली दरबार गया, ठीक है, तो जब ये दिल्ली दरबार गया, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तब तब दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन था? तब दिल्ली का सुल्तान था कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या था उस टाइम का? क्या था? ये यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया दोस्तों? गरुड़ की उपाधि दी। ठीक है, इसको ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि, ज्ञान चंद को गरुड़ की उपाधि दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? फिरोज शाह तुगलक ने। एडकिंसन है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूं, जो एडकिंसन है ये किसको मानते हैं? ये मोहम्मद बिन तुगलक को, ये मतलब जब ये दिल्ली दरबार गया तो एटकिंसन है, एटकिंसन कहते हैं कि उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है ना दोस्तों, वो है आपका 1325 से लेके 51 के बीच में। लेकिन जो गरुड़ ज्ञानचंद है ये 1375 ईस्वी में यहाँ पे क्या बनता है? राजा बनता है। तो इसका टाइम पीरियड मतलब शासन जो है ना, शासन का जो कार्यकाल का मतलब जो वर्ष है वो मिलता नहीं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको सही उत्तर नहीं मानते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक है इस टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा, जिसमें ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी? गरुड़ की उपाधि दी। और तराई का क्षेत्र भी सौंप दिया था। ठीक है, जो तराई का क्षेत्र था इस टाइम पे, तराई में किसका था? कठेरियों का शासन था। तराई क्षेत्र सौंपा, ठीक है, किसको? ज्ञानचंद को। तब यहाँ पे तराई क्षेत्र में जो शासन चल रहा था, तो वो शासन किसका था उस टाइम पे? उस टाइम पे यहाँ पे शासन था कठेरियों का, कठेरियों का। ठीक है, तो इसका एक सेनापति था नीलू कठायत। कौन? नीलू कठायत, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति। गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था अगर प्रश्न बनता है? सेनापति था दोस्तों यहाँ पे नीलू कठायत। जो नीलू कठायत है, नीलू कठायत, ठीक है, तो जो नीलू कठायत है ना दोस्तों, नीलू कठायत क्या करता है? नीलू कठायत जो तराई का क्षेत्र है उसको जीतने में यहाँ पे क्या करता है? भूमिका निभाता है। ठीक हो गया। और गरुड़ ज्ञानचंद्र से यहाँ पे प्रश्न बनता है, इसका राजकीय चिन्ह क्या है? ठीक है, राज्य चिन्ह क्या है? तो जो राज चिन्ह है वो क्या है? गरुड़ है। राज चिन्ह क्या है? गरुड़ है। राज चिन्ह क्या है दोस्तों? गरुड़ है। और ये क्या था? ये विष्णु का उपासक था। विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक। ठीक हो गया। और एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें ज्ञानचंद्र को राजा महाराज महाराज कहा गया है? राजा महाराज कहा गया है। कौन सा है? वह आपका सूरजकोट ताम्रपत्र, सूरजकोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद्र को, ज्ञानचंद्र को क्या कहा गया है?
ज्ञानचंद को राजा धीराज महाराज कहा गया है। क्या कहा गया है? राजा धीराज महाराज, महाराज है। ठीक है, महाराज है। अगला प्रश्न बनता है, शरफ रिपोर्ट ताम्रपत्र में किसकी जानकारी मिलती है? ज्ञानचंद की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ज्ञानचंद से एक और है, एक और एक और ताम्रपत्र मिलता है। एक है दोस्तों आपका मझिला ताम्रपत्र। कौन सा? मझिला ताम्रपत्र। मझिला ताम्रपत्र। तो जो मझिला ताम्रपत्र है, यहाँ से से हमें जानकारी मिलती है किस चीज के बारे में? यहाँ से हमें जानकारी मिलती है जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद के समय, किसके समय? ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत कौन था? एकमात्र सामंत राजा विजयवन था। एकमात्र सामंत राजा कौन था? विजयवन था। ठीक है, कौन था? विजयवन था। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो एकमात्र सामंत राजा था, यानी कि सामंत राजा, सामंत कौन होते हैं? जो किसी अन्य राजा के अंदर क्या होते हैं? शासन कर रहे होते हैं। उस टाइम पे सिर्फ विजयवन नाम का ही एक सामंत बचा था। ठीक है, तो मझिला ताम्रपत्र के अलावा एक और ताम्रपत्र आता है, मझिला ताम्रपत्र। फिर क्या आता है? गौबासा ताम्रपत्र। कौन सा? गौबासा ताम्रपत्र। गौबासा ताम्रपत्र। तो गौबासा ताम्रपत्र से हमें क्या उल्लेख मिलती है? जो गौबासा ताम्रपत्र है दोस्तों, यहाँ से उल्लेख मिलता है कि जो एक देवराज तिवारी, ठीक है, देवराज तिवारी नामक है आदमी को क्या कह रहा है? देवराज तिवारी को एक ग्राम में क्या की थी? वृत्ति दान विधि थी। ठीक है, किसको? यहाँ पर आपको लिखना है जो गौबासा ताम्रपत्र है, ये कब का है? ये 1418 ईस्वी का है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलती है? जो देवराज तिवारी है, देवराज देवराज तिवारी को एक ग्राम की वृत्ति, एक ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। ठीक है, दान में दी थी। तो हमने यहाँ पे बात की थी दोस्तों किसके बारे में? हमने यहाँ पे बात की थी नीलू कटफैत के बारे में। ठीक है, नीलू कटफैत के बारे में बात की थी। तो जो नीलू कटफैत है, ये दोस्तों पकरौली का निवासी था, पकरौली गांव का निवासी। ठीक है, पकरौली गांव का निवासी, पकरौली गांव का क्या था दोस्तों? निवासी था। ठीक है, जिसमें इससे यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, कुमैया खिल्लत, कुमैया कुमैया खिल्लत, कुमैया खिल्लत। तो कुमैया खिल्लत है क्या? ये कुमैया खिल्लत है दोस्तों वीर सैनिकों को दिया जाने वाला एक तरह की पोशाक थी, यानी कि एक तरह का सम्मान था कुमैया खिल्लत। तो प्रश्न बनता है वह कौन सा सेनापति है जिसको कुमैया खिल्लत मिली थी, या फिर कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी, या फिर वीर पुरस्कार कुमैया खिल्लत दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो किसको मिला था? वो था आपका नीलू कठायत को। ठीक है, तो जो नीलू कठायत है, तो जो नीलू कठायत है, तो नीलू कठायत को क्या हुआ था? एक वीरवान सेनापति था जिसको कुमैया खिलत दी थी। ये एक प्रकार की पोशाक थी। ठीक हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो नीलू कठायत है, तो नीलू कठायत से एक आदमी जनता था, ठीक है, जिसका नाम था श्री जस्सा कमलेथी, श्री जस्सा कमलेथी। ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र को ज्ञानचंद क्या करता है? विजित करता है, विजित करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो श्री कमले की है, ये नीलू कठायत से मतलब होता है कि जलते हैं। ठीक है, तो ये भी जल रहा होता है। तो यार ये क्या करता है कि नीलू कठायत के विरुद्ध क्या करता है? यहाँ पे एक षड्यंत्र रचता है। ये क्या करता है कि जो राजा है, यानी कि जो ज्ञानचंद है, कौन?
जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद के कान भरना शुरू कर देता है उसके बारे में, मतलब क्या, ठीक है, कान भरना शुरू कर देता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि जो ज्ञानचंद है वो ज्ञानचंद को क्या करता है, मरवा देता है। ज्ञानचंद की हत्या कर, वो ज्ञानचंद जो है वो नीलू कठारिया की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। ठीक है, क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। तो इसके बाद क्या होता है, हत्या के बाद यहाँ पे मीनू कठारिया की हत्या हो जाती है। इसके बाद जो उद्यानचंद है, कौन, उद्यानचंद क्या होता है, यहाँ पे राजा बनता है। क्या बनता है, जो अगला राजा कौन बनता है, अगला राजा बनता है आपका उद्यानचंद। उद्यानचंद, उद्यानचंद क्या करता है, तो उद्यानचंद को पता चलता है कि उनकी सूर्य कौन था आपका, गुरु रामचंद्र। गुरु रामचंद्र के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, हरिहर चंद्र और दानचंद बनते हैं। कौन बनता है, हरिहर चंद्र और दानचंद बनते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे उद्यान चंद्र बनता है और उद्यान चंद्र 31वां शासक होता है चंद्रवंश का। ठीक है, 31वां शासक होता है चंद्रवंश का। और इसको पता चलता है कि जो गुरु ज्ञानचंद है उसने नीलू कठारिया को धोखे से मार दिया था। मैंने आपको बताया नीलू कठारिया की हत्या करवा दी गई थी। तो मारने के बाद उसका जो उसको मतलब बड़ा बुरा लगा कि यार मेरे जो दादा है उनने ऐसा काम किया है। ठीक है, उनने क्या किया था कि मतलब उन्हें धोखे से मरवा दिया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो बुरा लगने के बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं, पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। गरुड़ ज्ञानचंद का एक कौन होता है, कि गरुड़ ज्ञानचंद का पोता होता है। ठीक है, तो इसको पता चलता है कि यार मेरे जो दादा है उनने ऐसा ऐसा काम करा है। तो उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्या करता है, 1 साल का कर माफ करता है। 1 साल का कर माफ करता है। ठीक है, जनता का 1 साल का कर क्या करता है, माफ करता है। और चंपावत का बालेश्वर मंदिर का निर्माण, और क्या करता है, चंपावत, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो आपका बालेश्वर ताम्रपत्र में क्या होता है कि ध्यानचंद ने गुजराती ब्राह्मण है और कुंज शर्मा तिवारी को भूमि दान का मतलब हमें क्या करता है यहाँ पे, भूमि दान मतलब, तो चंपावत की बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने बात की थी, आज हमने क्या क्या बात कर ली, तो हमने आप यहाँ बात की, हमने शुरुआत की थी हर चंद, यहाँ पे हमने संचार चंद, सुधा चंद, जो हम इंद्र चंद के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद यहाँ पे वीरा चंद के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद वीरा चंद के बाद हमने वीर चंद के बारे में बात की, वीर चंद के बारे में, थौर चंद के बारे में बात की, फिर गुरु ज्ञान चंद के बारे में बात की। उसके बाद जो 31वां शासक बना है उद्यान चंद, उद्यान चंद के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।